तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का इस एक नए इंग्लिश भाषा की कहानी में। और ऐसे भी आपको हमेशा पता है कि हम लोग मैक्सिमम जो क्लासेस करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर करते हैं। लेकिन हाँ, आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग तरीका है बताने का। और आज से हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। इसमें बहुत सारी बेनिफिट हम लोग को मिलता है। अगर डिजिटलाइजेशन में होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चंस लिखना या इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस हमें लिखने नहीं पड़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे और हमें बगल में सॉल्यूशन करना रहेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होंगे मेरे लिए, ताकि हम उस चीज़ को आसानी से बता भी सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि इसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है बहुत बेहतरीन होता है, कि हम किसी भी डायग्राम को बहुत बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे कि हाँ, ये डायग्राम इस तरह से काम करता है, इसका तरीका ये होता है, क्या इसका विशेष मेथड होंगे इसको बताने का। इन सब चीज़ों को हम बहुत आसानी से और बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अब इस चीज़ की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिक तरीका क्या होगा। हाँ, उससे पहले आपको हम बता दें कि हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से लगा। क्या ये आपको डिजिटलाइजेशन वाला प्रोग्राम आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो हम आपको बताएंगे, तो हम उसी तरीके से उस हिसाब से आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पीछे की क्लास में जो सीख रहे थे वहाँ पे था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग सीखे थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसका जनरल मेथड क्या होता है, इसके विशेष तरीके क्या होते हैं कि हाँ, ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से काम कर सकता है, इसका तरीका ये हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत विशेष बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखे थे। ठीक है, आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग की शुरुआती जो होगी वो विशेष टॉपिक से होगा जिसका नाम होगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हम आपको समझाते हैं। हमारे पास तीन टर्म मिलता है, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तीन तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो जनरल तरीके पे हम लोग को मिलते हैं। अब आती है बात कि एलिमिनेशन किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। देखो, तीनों रिएक्शन जो होते हैं ना, बड़े कंफ्यूजन वाले रिएक्शन है। अगर इस तीनों रिएक्शन को हम अगर विशेष तरीके से किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, और क्रिकेट खेलने के दौरान क्या होता है कि अगर क्रिकेट में जो 15 या 16 खिलाड़ी की जो सिलेक्शन होती है, ठीक है, जनतल पर 16 खिलाड़ी की सिलेक्शन होती है। जब वो 16 खिलाड़ी जब जाते हैं गेम खेलने के लिए, तो उसमें से 16 में से 11 टॉप 11 जो होती है वो सेलेक्ट की जाती है, जिसको अंडर 11 बोलते हैं। और वो क्या करता है, गेम की मतलब कि उस पूरे गेम में, वो T20 हो, इंटरनेशनल हो, यानी कि एक दिवसीय हो, ओडीआई जिसको हम लोग कहते हैं वनडे, जो हमारे पास क्या कहते एक दिवसीय सीरीज हो या आपका टेस्ट सीरीज हो, उसमें से जो 11 सेलेक्ट होते हैं वही 11 जो होते हैं पूरे गेम को खेलते हैं। उसमें से अगर कोई चोटिल भी हो जाता है तो उसमें से 12वां जो 11 से लेके जो बचे हुए 12 से लेकर 16 तक वो लोग खेलते नहीं है, बैटिंग नहीं कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग करते हैं। ठीक है, पहले कुछ दिन पहले एक रिप्लेसमेंट रूल आया था कि एक खिलाड़ी बैटिंग कर सकता है, उसमें से एक खिलाड़ी फील्डिंग कर सकता है, लेकिन अब वो रूल धीरे धीरे हटा दिया गया। तो इसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि उस खिलाड़ी को 12 जो 11 खिलाड़ी है, और उस खिलाड़ी को अगर सपोज करिए कि कभी भी अगर किसी तरह से अगर उसको चोट लग जाता है, ठीक है, सपोज करिए कि उसको कभी भी अगर चोट लग जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो खिलाड़ी क्या होता है, बाहर जाता है थोड़ी देर के लिए। उसकी जगह पर एक दूसरा खिलाड़ी आता है और फील्डिंग करता है। फील्डिंग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 11वें जो खिलाड़ी था उसका जगह ले लिया, नहीं, ये इसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। यही है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, उसके जगह पर आकर फील्डिंग किया, फिर जब वो खिलाड़ी वापस ठीक होकर आएगा तो अपनी जगह पर वो अपनी जगह ले ले, ये है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 11 खिलाड़ी काम वहां पर खेल रहा था और उसमें से जो एक का परफॉर्मेंस खराब रहा, और खराब रहने के बाद एक दूसरा व्यक्ति जो 16 में से था उसमें से उसको हटाकर वहां पे शिफ्ट कर दिया गया और दूसरे गेम के लिए उसको ला दिया गया,
तो इसे कहते हैं, देखो वो आया तो उसको जगह पर उसको फिट किया गया, तो इसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको डिस्प्लेस किया गया, जो पहले था उसको हटाकर दूसरे को ला दिया गया, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, एक खिलाड़ी खेलता रहता है, तब तक एक ऐसा 16 में से एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो कि पूर्ण रूप से इंजर्ड हो जाता है और वो आगे के किसी भी सीरीज में खेलने लायक तत्पर नहीं रहता, उस खेलने लायक नहीं रहता है। तो क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में उस खिलाड़ी को सीरीज से बाहर निकाल दिया था। तो हमें 16 तो चाहिए ना, अब तो एक चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। उसके लिए क्या करती है कि जो चयन समिति होती है वो उसे दूसरा खिलाड़ी को सेलेक्ट करता है। ठीक है, और उसको पूरी सीरीज से बाहर की जाती है और उसके लिए एक नया खिलाड़ी आता है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन। खेल से वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेट हो जाना अलग चीज होता है, डिस्प्लेसमेंट होना अलग चीज होता है और सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो अलग चीज होता है। यही चीजें आपको यहां पे समझना है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब एलिमिनेशन की बात आती है तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट करने के लिए खास करके एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वह बेस होता है, वो आता है एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, कार्बन जो होते हैं वो उसके हाइड्रोजन जहां पर अटैच्ड होता है वह उसका अल्फा कार्बन होता है। जैसे में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई स्ट्रक्चर दिया गया है कार्बन का 1 2 3 4 और 5 कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करें कि 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर मेरे पास मिला, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अब यहां पे मान लीजिए कि आपका यहां पर आगे भी स्ट्रक्चर ये बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर सिर्फ यहीं तक रहेगा, आगे भी स्ट्रक्चर जो होगा वह आपका जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे जो है आपका हाइड्रोजन ग्रुप लग गया है। ठीक है, यहां पे क्या है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां अगर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो ऐसे कंडीशन में ये जो कार्बन होगा ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, ये होगा आपका बीटा कार्बन। ठीक, अब ये जो अल्फा और बीटा मिला तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरे पास अल्फा और बीटा कार्बन मिलते हैं तो इनको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास मिले हैं, अब इन स्ट्रक्चर को, अब इसको समझने के लिए जहां पर हाइड्रोजन लगा रहता है वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई ए बी एक सब्स्टिट्यूट है, ए और बी। ठीक है, जब ये ए बी टूटेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस और बी माइनस बनेगा, ए प्लस और बी माइनस। ये जो बी माइनस है ये हमारे पास एक बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। ठीक है, अब जो ये बेस की तरह काम करता है ये आकर ये जहां पर, यहां पे क्या है आपका हाइड्रोजन है, यहां भी आपका क्या है हाइड्रोजन है। ये जो बेस होता है ना ये आकर इस बीटा मॉलिक्यूल्स पे काम करता है। ठीक है, जो बीटा मॉलिक्यूल्स पे काम करता है इसका मतलब इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, जो अटैकिंग होती है वो कहां होती है, इसके बीटा पे, और यहां से इस हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करके यहां से बना लेता है ये BH। ठीक है, अब जो ये BH बनाया, अब ये काम कैसे करता है कि यहां पे जो BH आया, अब देखो तो ये जब यहां से खाली होगा तो क्या होगा कि ये अब ये डिस्प्लेस करेगा यहां से इसको। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इस डिस्प्लेस करने के दौरान अब इस कार्बन के पास जो कि ऑलरेडी जो 4 बॉन्ड है यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये कहेगा कि अब एक काम करो, तुम इसको जो है यहां से रिप्लेस कर दो। अब इसको ये हटा देता है। ठीक है, जब ये हटाता है तो यहां से X किस चार्ज में आएगा, माइनस चार्ज में आएगा। ठीक है, यहां पे जो X होगा वो किस चार्ज में आएगा, यहां पे माइनस चार्ज में आ गया। अब ये जो माइनस चार्ज में आ गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन कर आया, ये हमारे पास 4 जो कार्बन थे, 5 कार्बन थे, वो तो हमारे पास 5 कार्बन दिखाई देंगे। यहां पे जो होगा वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, X जो होगा वो बाहर निकल गया और ये BH जो होगा वह आपका यहां पे क्या होगा, ये जो BH होगा
ये आपको यहाँ पे मिल गया, ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, साथ में क्या बना, x माइनस बना। बाद में क्या होता है कि ये h और x जो होते हैं इसके साथ मिलकर ये क्या बना लेते हैं, hx बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये आपके जो होते हैं वह आपके hx बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, ये hx बना लेते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। अब ये जो hx होते हैं, अब इनको समझ बनाने का तरीका क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है तो ये bx जो होगा वो टूट के बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये b माइनस और ये h प्लस। ठीक है, और ये जो b माइनस होगा वो फिर आकर जो a प्लस से हटा था उसके साथ आकर जुड़ जाता है। तो यहां से क्या बना लेता है, ये आपका ध्यान रखेंगे एक सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है ये, और ये फिर आगे चलकर आपका ए बी बना लेता है। ठीक है, तो जो अटैकिंग कहाँ होता है, इसके बीटा कार्बन पर अटैकिंग होता है, और बीटा कार्बन पर अटैकिंग करने के बाद ये अल्फा के हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, और तब आपस में क्या करते हैं, वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, और डबल बॉन्ड बनाकर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, क्या इनकी अटैकिंग का तरीका यही होता है या कुछ और भी इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, अब उसको हम समझाते हैं कि इसका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट कैसे काम करता है। अब देखो, अगर मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर देते हैं और उसको समझते हैं, उसको दो भाग में हम बांटते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अभी जो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, सपोज करो कि अल्फा यहां पे है, मतलब अल्फा जो हाइड्रोजन है ये यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बीटा होगा कि ये बीटा होगा, अंडरस्टूड क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे ऐसे कंडीशन में हम काउंटिंग को लेके चलेंगे और इसकी हम लोग काउंटिंग को देखते हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और क्या 5 नंबर होगा। तो हमेशा काउंटिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अल्फा बीटा गामा करेंगे। अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आती है कि सर मान लीजिए कि मेरे पास अगर अटैकिंग करने का हमारे पास अगर 2 कंडीशन है, यहां पे अगर मान लीजिए कि OH ग्रुप आकर अटैक करता है तो OH ग्रुप अटैकिंग के 2 पोजीशन होंगे। हो सकता है कि इस बीटा पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है या यहां पे जो आपका हाइड्रोजन है, अटैकिंग दोनों जगह पे हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये OH जो होगा इस हाइड्रोजन को जाकर अटैक करेगा और यहां से आपका H2O बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये OH जो है आपका ये KOH से आता है, या OH जो है ये आपका NaOH से आता है। किससे आता है, या तो ये KOH से आता है या तो ये NaOH से आता है। ठीक है, आने का बेहतर तरीका यही हो सकता है ये। तो अगर मान लीजिए कि ये NaOH से आया या KOH से आया तो ये पहले टूटेगा ना, Na प्लस OH माइनस या K प्लस OH माइनस, ये OH आकर यहां अटैक किया। अब अटैकिंग जो होगा या तो इस तीसरे नंबर कार्बन पर, मतलब कि ये तीसरे नंबर कार्बन पर होगा या तो ये पहले नंबर कार्बन पर होगा। यही बात हमें समझानी है। ठीक है, तो जो अटैकिंग अगर इस जगह पे होगा तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो 1 2 3 4 5 कार्बन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहां पे जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह कहां होगा, वह हमारे पास होगा इस लोकेशन। ठीक है, अब साथ में जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, H2O और यहां पर X माइनस। ये H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में होगा, और ये OH जो होगा वो X के साथ मिलकर यहां पर बना लेगा HX, और ये OH जो होगा वो सिर्फ जाकर जिससे यह हटा रहता है उसके पास जाकर शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से आता है यहां पे बात, अगर मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स यहां पे बनाए होते तो क्या बनता है, 1 2 3 4 5 कार्बन बनता।
लेकिन यहां पे इस लोकेशन पे डबल बॉन्ड होता, ठीक है। और सेम प्रोडक्ट यहां पर भी बनता, क्या बनता है, H2O बनता और X माइनस बाहर निकलता, फिर ये टूटता तो यहां से H प्लस और OH माइनस में टूटता, फिर ये H इसके साथ मिलकर यहां पर HX बना लेता और OH माइनस आयन जो होता है वह आपका बाहर निकल जाता, ठीक है। अभी जो ये OH बाहर निकलेगा फिर वो KOH के साथ मिल जाएगा। तो पहले नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड और यहां पे जो है आपके दूसरे नंबर पोजीशन पे डबल। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, तो याद रखेंगे इसके बारे में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जेफ रूल। बेहतर तरीके से आपको इसको समझाना हो तो एक तरीका था, कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सर्जेफ। सर्जेफ ने इसके बारे में बहुत बेसिक तरीका बताया था और एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट उन्होंने इसके बारे में क्रिएट किया था और कहा था कि 1800 करीब करीब 1875 ईस्वी में ये कंसेप्ट आया था और सर्जेफ जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे और उन्होंने इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किए थे, ठीक है। नाम क्या था उनका, सर्जेफ, SAYTZEF। सर्जेफ ने इसके बारे में बेहतर तरीके से बताया और ने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो दूसरे नंबर पर बनता है, जो बीटा पे अटैकिंग करता है, ये करीब करीब जो है आपका 81% स्टेबिलिटी ये लेके चलता है। ये जो होता है वो आपका 81% स्टेबल होता है और ये जो होता है वह 19% स्टेबल होता है। तो याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स को समझना कैसे है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसे मिलेगा और कहाँ अल्फा होगा और कहाँ बीटा होगा और उसकी अटैकिंग कैसे होगी, ठीक है। अब इसी चीज को एलिमिनेशन को और सब्स्टिट्यूशन को समझाने का बेहतर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन जो है किस तरह से अब आपको समझाते हैं। देखो, अगर सपोज करो कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लीजिए कि एक कार्बन है, यहां पर इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक कार्बन स्ट्रक्चर यहां पे, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। एक जो है आपका, जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स है CH3 CH2O माइनस, ठीक है, या यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स हम देते हैं CH3 CH2, ठीक है, O माइनस। अब देखो समझाते हैं आपको कि दोनों में हम बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों का तरीका क्या होता है। देखो, अगर ये O आकर इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, कहां अटैक करता है, इस हाइड्रोजन पर, ध्यान रखेंगे अटैकिंग अगर मान लीजिए कि मेरे पास कहां है, अगर आकर हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ध्यान रखेंगे, चलो इसको जो है हम यहां पे BR लगा देते हैं ताकि हमारे पास हाइड्रोजन समझ में आए। अगर अटैकिंग ग्रुप जो है अगर वो हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो ये होता है एलिमिनेशन। कहां अटैक करता है, हाइड्रोजन पर। अगर उसकी अटैकिंग जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पर है और हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो वो होता है एलिमिनेशन। लेकिन अगर ये अटैकिंग जो है वो हाइड्रोजन पे ना होकर जाके कार्बन पर अटैक करता है तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। अगर वो कार्बन पर अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन। और ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन पर भी अटैकिंग कहां होती है, इस हाइड्रोजन पर। ध्यान रखेंगे ये जो अटैकिंग होती है इनकी वो कहां होती है, इस हाइड्रोजन पर अटैकिंग होती है। किस हाइड्रोजन पर, बीटा पर। ये इसका अल्फा है, ये अल्फा है, ये इसका बीटा है, तो ये इसका बीटा है।
तो अगर अटैकिंग उसकी बीटा पोजीशन पर होता है और बीटा के हाइड्रोजन पर अटैकिंग होता है, तो ये होता है आपका कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। लेकिन अगर इसका अटैकिंग जो है वो अल्फा कार्बन पर होता है, तो ये कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसकी अटैकिंग जो होती है वो कहां होती है? अल्फा कार्बन पर होती है, और एलिमिनेशन की अटैकिंग जो होती है वो सीधा कहां होती है? बीटा हाइड्रोजन पर होती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप कैसा लगा इस चीज को आप हमें जरूर बताइएगा कि किस चीजें आपको, कौन सी चीजें आपको दिख रही है, कौन सी चीजें आपको नहीं दिख रही है, क्या हमें इसकी कुछ सुधार करनी होगी, या आपको क्या करना होगा कि हमें कुछ बतानी होगी कि आपको इस चीजों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन और ये हो गया आपका एलिमिनेशन। अब देखो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बाद एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास अगर कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स आ जाए, ठीक है, तो उसका रिएक्टिविटी रेट कैसा होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी रिएक्शन को हम कैसे देखेंगे। ठीक, तो चलो इस चीज को हम अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो इसलिए हम इसको शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। आप अगली क्लास में हमको बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीजें और हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो कि अगला क्लास हमारा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड को हम लोग सीखेंगे आगे क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।